Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Sani, MBBS from S Medical College Bikaner. So guys, today's our topic is पोलियो वायरस. ठीक है, वायरोलॉजी जो सीरीज चल रही थी उसमें नया टॉपिक है. ठीक है, पोलियो वायरस. यहाँ पर हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी. जो मॉर्फोलॉजी है वो हम देखेंगे कि पोलियो वायरस कैसा दिखता है. ठीक है, पैथोजेनेसिस देखेंगे कि कैसे ये डिजीज फैलाता है. रिस्क फैक्टर्स देखेंगे. ठीक है, एंड टाइप ऑफ पैरालिटिक पोलियो, मतलब कि कौन कौन से टाइप हैं पोलियो के, वो हम देखने वाले हैं. कॉम्प्लिकेशन क्या है पोलियो की. ठीक है, पोलियो आपने सुना होगा बचपन में. पोलियो की वो ड्रॉप्स भी लगती थी. पोलियो ड्रॉप्स आते थे, आप गांव में आते थे ऐसे ड्रॉप डालने. ठीक है, वो देखा होगा आपने, सुना होगा. ठीक, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है पोलियो वायरस की, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे. एंड डायग्नोसिस कैसे होता है, एंड देन ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आसानी से एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे. तो गाइज रिलैक्स होकर बैठिए आराम से. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलियो वायरस आया कहाँ से. पोलियो वायरस का फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं. क्या देख लेते हैं? फैमिली बैकग्राउंड कि पोलियो वायरस के पूर्वज कौन है, कहाँ से पोलियो वायरस डेवलप हुआ. ठीक है, पोलियो वायरस गाइस एक फैमिली से बिलोंग करता है. आपने 11th-12th में पढ़ा होगा फैमिली, जेनरा, जीनस पढ़ा होगा 11th-12th नीट की तैयारी कर रहे थे तब. ठीक है, फैमिली एंड जेनरा. ठीक है, फैमिली जो है पोलियो वायरस की जो फैमिली है वो है पिकोरना वायरिडी. पिकोरना वायरिडी फैमिली से पोलियो वायरस डेवलप हुआ. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक, फैमिली के बाद में आता है सब कैटेगरी जेनेरा. ठीक है, तो पिकोरना वायरिडी फैमिली के अंदर एक जेनेरा डेवलप हुआ, एंटेरो वायरस, वहां से ये पोलियो वायरस बिलोंग करता है. तो पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन कि पोलियो वायरस का जेनेरा कौन है, फैमिली कौन है. सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनता है. ठीक है, हो गया साहब. अब बात करते हैं पिकोरना वायरिडी फैमिली को थोड़ा डीप में ले जाते हैं. पिकोरना वायरिडी फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे जेनरा होंगे. एक फैमिली जो है हमने पढ़ा था 11th-12th में, फैमिली के अंदर बहुत सारे जनराज होते हैं. ठीक है, जीनस होते हैं. ठीक है, तो पिकोरना वायरिडी फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारे जीनस होंगे. जीनस एंटेरोवायरस, जीनस राइनोवायरस, हेपेटोवायरस एंड पेरेकोवायरस, 4 जीनस है. ठीक है, अब पोलियो वायरस कौन से जीनस से बिलोंग करता है? पोलियो वायरस जीनस एंटेरोवायरस से बिलोंग करता है. जीनस एंटेरोवायरस से पोलियो वायरस बिलोंग करता है. इतना हमें ध्यान रखना है. और भी अगर आप ध्यान रख सकते हो कि जीनस एंटेरोवायरस से कोक्जेक की वायरस भी डेवलप करता है, एंटेरोवायरस भी डेवलप करता है. ठीक, ये आप ध्यान रखो. लेकिन हम पोलियो पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पोलियो कहाँ से डेवलप हो रहा है. जीनस एंटेरोवायरस ऑफ फैमिली पिकोरना वायरिडी, इतना सा याद रखना है. क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करें पोलियो वायरस की. ठीक है, अब पोलियो वायरस हमने देखा है कि इंडिया में पोलियो वायरस एलिमिनेट हो गया है. ठीक है, इरेडिकेट हो गया है. ठीक, पोलियो इंडिया में नहीं है. लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, यहाँ पर पोलियो वायरस अभी भी प्रेजेंट है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, अब पोलियो वायरस से जो डिजीज फैलती है उसे हम बोलते हैं पोलियो माइलाइटिस. ठीक है, पोलियो माइलाइटिस जब हम स्प्लिट करते हैं तो पोलियो एंड माइलाइटिस. पोलियो मतलब होता है ग्रे से क्या मतलब है यहाँ पर कि इट अफेक्ट्स ग्रे मैटर. क्यों, किसको अफेक्ट करेगा? ग्रे मैटर को अफेक्ट करता है. ग्रे मैटर को अफेक्ट करता है. माइलाइटिस मतलब स्पाइन. माइलाइटिस मतलब होता है मैरो. माइलाइटिस मतलब क्या होता है? MARROW, मैरो ऑफ स्पाइनल कोड. इसको अफेक्ट ये करेगा. ठीक है, तो पोलियोमाइलाइटिस समझ में आ गया कि ग्रे मैटर को अफेक्ट करता है और स्पाइन की जो मैरो होती है, स्पाइनल कोड की जो मैरो होती है उसको अफेक्ट करता है और उसके अंदर डिसफंक्शन कर देगा. उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट कर देगा और जो फंक्शन है उसका स्पाइनल कोड का वो अफेक्ट हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट. अब जो होता है एंटीजेनिक एपिटो. अब हम एक चीज देखते हैं, पोलियो वायरस की स्ट्रक्चर है आइकोसाहेड्रल शेप होता है. ये शेप देख रहे हो आप, आइकोसाहेड्रल शेप है. ठीक है, नॉन इनवलप्ड होता है. इनवलप्ड आपको पता है क्या होता है? ये सपोज ये वायरस है, ये क्या है? वायरस है. ये सपोज ये वायरस है. इनवलप क्या होता है? एक लिपिड स्ट्रक्चर होती है जो वायरस से चारों ओर पाई जाती है. ये क्या है? इनवलप लिपिड स्ट्रक्चर होती है. ठीक, अब इस लिपिड स्ट्रक्चर की वजह से क्या फायदा मिलता है वायरस को कि लिपिड सोल्यूबिलिटी शो करेगा. अगर इनवलप होएगा तो लिपिड सोल्यूबल यहाँ पर होएगा. लेकिन पोलियो वायरस क्या है? लिपिड इनसोल्यूबल होएगा. क्यों? क्योंकि ये इनवलप जो है लाल वाला, ये प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है पोलियो वायरस के अंदर. समझ में आ गया? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम, ये जो आप जीनोम देख रहे हो इसके अंदर पोलियो वायरस के अंदर जो सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन VP1, VP2, VP3, VP4. देखो आप देख रहे हो VP1, VP2, ये देखो VP1, VP2, ये VP2 हो गया, VP3, VP4. ये सारे जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये पोलियो वायरस के अंदर पाए जाएंगे. अब गाइस VP1, VP2, VP3 ये प्रोटीन है. यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई देखो, एंटीजेनिक एपिटोप ऑन VP1, VP2, VP3. जो प्रोटीन है VP1, VP2, VP3, ये VP2 है, VP3 है. इन प्रोटीन के ऊपर
एंटीजेनिक एपिटोप पाया जाता है। ठीक है, एपिटोप मतलब जहां पर एंटीबॉडी बाइंड होती है। ठीक है, तो एपिटोप पाया जाएगा इनके ऊपर, एंटीजेनिक एपिटोप पाया जाएगा इनके ऊपर, और उन एपिटोप की वजह से ये अलग अलग टाइप के होते हैं, P1 P2 P3 सीरोटाइप, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमने क्या सीखा, ये जो P1 P2 P3 प्रोटीन है, यहाँ पर एपिटोप पाए जाएंगे। ठीक है, एपिटोप क्या है, जहां पर एंटीबॉडी बाइंड होगी, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज बाइंड हो सकती है इन वायरस के खिलाफ। क्लियर। नेक्स्ट कर रहे हैं गाइस, ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन हो सकता है। फीको ओरल रूट, आप अगर ये देखो, ये एक ह्यूमन है, इसने मॉर्निंग में फीकल रूट खुले में कर दिया, गांव में जाते हैं खुले में शौच करने जाते हैं, तो वहां पर कर दिया, तो वहां से इन्फेक्शन न्यूली हेल्दी पर्सन में हो सकता है। ठीक है, फीको ओरल रूट ये होता है। एरोसोल ओरल सिक्रेशन, जो अपन ओरल सिक्रेशंस हैं उनसे भी ये पर हो सकता है ट्रांसमिशन। समझ में आ गया कैसे हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। किसकी बात करें, पैथोजेनेसिस की। वायरस जो होता है गाइस, सबसे पहले वायरस जो है रेप्लिकेट करता है पियर्स पैचेस में। अब पियर्स पैचेस क्या होता है गाइस, पियर्स पैचेस क्या होता है, पियर्स पैचेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना हमारी, वहां पर लिम्फोइड फॉलिकल होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पर लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। सबसे पहले वायरस वहां पर अटैक करेंगे, वायरस रेप्लिकेट करेंगे, उन पियर्स पैचेस पे रेप्लिकेट करेंगे। साथ साथ में टॉन्सिल्स में भी रेप्लिकेट करते हैं। कहाँ पे, टॉन्सिल्स में भी रेप्लिकेट करेंगे। और ये जो कंडीशन है टॉन्सिल में और पियर पैचेस में रेप्लिकेट करने वाली, इस कंडीशन को बोलते हैं माइल्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, माइल्ड कंडीशन बोलते हैं। समझ में आ गया कि पहले कहाँ पर, टॉन्सिल्स, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फोइड फॉलिकल्स में, वहां पर ये क्या करे, वायरस रेप्लिकेट करते हैं। क्लियर। तो भाई माइल्ड कंडीशन होगी। अब क्या होता है, पियर पैचेस में और टॉन्सिल में रेप्लिकेट करके फिर वायरस जो है ये कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं। ब्लड के अंदर जैसे वायरस ब्लड के अंदर गया वायरेमिया, उस कंडीशन में क्या कहेंगे, वायरेमिया कहेंगे। जैसे ब्लड के अंदर गए वायरस जो होता है इन्फेक्ट करते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल क्या होंगी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो फॉरेन जो मटेरियल आ जाता है उसको फैगोसाइटिस करने में मदद कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस करने में मदद करें और उसे बाहर फेंकें बॉडी के। ठीक है, वो होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल क्या होता है, वापस बता रहा हूँ, ऐसी सेल्स जैसे मोनोसाइट हो गया, माइक्रोफेजेस हो गया, ऐसी सेल्स जो अगर बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आए तो उसे फैगोसाइटिस कर ले और उसे बाहर फेंक दे बॉडी से। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ये वायरस उन सेल्स को अफेक्ट कर देगा, तो भाई साहब फैगोसाइटोसिस नहीं होगा फॉरेन मटेरियल का, तो इन्फेक्शन रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इन्फेक्शन ठीक है बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशंस तक, ये जो कंडीशंस है अब तक, इस कंडीशंस तक जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल्ड रहता है 90 से 95%। ठीक है, और एसिम्प्टोमेटिक रहता है इस कंडीशन तक। अब जहाँ तक हमने पढ़ा, इस कंडीशन तक जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आते और कंडीशन है वो कंट्रोलेबल रहती है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट स्टेजेस आएंगी वहां पर क्या होगा, अनकंट्रोलेबल होंगी। तो हमने क्या बताया, 90 से 95% एसिम्प्टोमेटिक होंगे। ठीक है, अब रेस्ट, अब क्या बच गए, 4 से 5% लोग बच गए। अब 4 से 5% में क्या होता है, मेजर वायरेमिया, मतलब ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, डेवलप हो गया। ठीक है, उन 4 से 8% में अबोर्टिव पोलियो डेवलप हो जाता है। अबोर्टिव पोलियो मतलब माइल्ड जैसे सिम्टम्स आएंगे, माइल्ड सिम्टम्स जैसे फीवर आ गया, वोमिटिंग आ गई, हेडेक आ गया, एनोरेक्सिया आ गया, सोर थ्रोट आ गया। ठीक है, सोर थ्रोट मतलब कफ से जम जाएगा, हेडेक हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, 1% इंडिविजुअल में नॉन पैरालाइटिक पोलियो होगा। नॉन पैरालाइटिक मतलब क्या होता है, सिम्टम्स तो आएंगे, प्लस मेनिंजल इरिटेशंस हो जाएंगी। जो मेनिंग्स हैं आपकी ब्रेन की वो इरिटेट कर जाएंगी। क्लियर। मेनिंजेस होते हैं लेयर्स ऑफ ब्रेन, वो इरिटेट कर जाएंगे। ठीक, लेस देन 0.1% में गाइस पैरालाइटिक पोलियो होएगा, मतलब जो स्पाइनल कोड है उनका फंक्शन अफेक्ट कर जाएगा, उनका जो फंक्शंस हैं वो एबनॉर्मल फंक्शन शो करने लग जाएंगे, स्पाइनल कोड वगैरह, वहां पर आपको दिक्कत आएगी लेस देन 0.1% में। ठीक है, क्लियर। अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं हम। देखो डेज आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, पोलियो वायरस हुआ, उसके 1 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद के क्या सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो गाइस 3-4 वेराइटीज हैं। ये जो है ये, ठीक है, ये वेराइटीज हैं, एबोर्टिव पोलियो, इनएपरेंट पोलियो,
फ्रैंक केसेस, ठीक है। अब देखो इन्फेक्शन हो गया, अब 5 दिन में अगर माइनर इलनेस आ रही है, माइनर इलनेस मतलब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, जैसे नॉर्मल सिम्टम्स आ गए आपके खांसी जुकाम वाले, ठीक है। माइनर इलनेस नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। मेजर इलनेस बाद में आता है 10 से 15 दिन के बीच में, उसमें क्या होगा, सीएनएस इन्वॉल्व रहेगा, सीएनएस इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। अब 1 से 2% इंडिविजुअल ऐसे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे 90 से 95% की। हमने क्या बताया यहाँ तक इस सिचुएशन, यहाँ पर देखो हमने बताया 90 से 95% इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, ठीक है, एसिम्टोमेटिक रहेगा। तो ऐसे इंडिविजुअल में देखिए, ऐसे इंडिविजुअल में जो है ये जो है पीक, देखो पीक नहीं आ रहा ना, ठीक है, सिम्टम्स का पीक नहीं आ रहा, मतलब इतना सा छोटा सा चिन्नू सा यहाँ पर सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब नो सिम्टम्स अब्जेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनएपरेंट मतलब सिम्टम्स हमें पता ही नहीं चलेगा सिम्टम्स आ भी गए, ठीक है। ये हो गया 90 से 95%। 4 से 8% में क्या होता है, 5 से 10 डेज के बीच में अबोर्टिव, मतलब थोड़ी माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। ये क्या है, माइल्ड सिम्टम। 4 से 8% ऑफ पेशेंट्स के अंदर, ठीक, माइल्ड सिम्टम आ गए। 1 से 2% केसेस में क्या होता है, माइल्ड भी आ रहे हैं, ठीक है, ठीक। और उस माइल्ड के बाद में थोड़े दिन बाद में मेजर इलनेस, सीएनएस इन्वॉल्व होएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन अफेक्ट होएगा, ठीक है। ऐसे केसेस को बोलते हैं पैरालिटिक पोलियो। समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गई सारी चीजें। नेक्स्ट, पर ब्लड के अंदर जो वायरस है वो थोड़ा ये इधर से यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो 3 से 4 दिन में जो ब्लड जो है वो पॉजिटिव शो करने लग जाएगा वायरस के लिए, ठीक है। थ्रोट का अगर हम सैंपल लें तो थ्रोट में वायरस है वो स्टार्टिंग से ही रहता है। थ्रोट के अंदर वायरस क्या रहता है, स्टार्टिंग से ही रहता है और मेजर सिम्टम आने तक रहता है, मेजर सिम्टम आने तक रहता है थ्रोट के अंदर। फिशेस के अंदर थोड़ा सा, थ्रोट से थोड़ा सा बाद में यहाँ पर वायरस की पॉजिटिविटी आएगी फिशेस के अंदर, लेकिन थ्रोट से भी बाद तक भी फिशेस पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सीएनएस के अंदर अगर मेजर सिम्टम्स आ रहे हैं तभी सीएनएस यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा, क्लियर। ये क्या है पीछे वाली, ये है अगर हम ब्लड से सैंपल लेंगे तो वायरस कब पॉजिटिव दिखाएगा, अगर थ्रोट से सैंपल लेंगे तो वायरस कब पॉजिटिव दिखाएगा, फीकस मैटर से लेंगे तो कब पॉजिटिविटी दिखाएगा, सीएनएस से लेंगे तो कब पॉजिटिविटी दिखाएगा। यहाँ पर खत्म हो रहा है, मतलब मेजर इलनेस के बाद में यहाँ पर खत्म हो जाएगा, मतलब थ्रोट में वायरस मेजर सिम्टम के बाद में गायब हो जाता है, जबकि फिशेज में प्रेजेंट रहता है, फिशेज में बहुत दिनों तक प्रेजेंट रहता है वायरस, ठीक। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है पॉजिटिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ पैरालिटिक पोलियो। पैरालिटिक पोलियो के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले रिस्क फैक्टर बॉयज में ज्यादा होता है देन गर्ल्स में, ओल्डर चिल्ड्रंस में ज्यादा होता है, अडल्ट में, प्रेगनेंसी में ज़्यादा होगा, स्टर्नस एक्सरसाइज अगर हम स्टर्नम की जो एक्सरसाइज करेंगे उनके अंदर ज़्यादा होता है, टॉन्सिलेक्टोमी अगर हम टॉन्सिल को रिमूव कर रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा होगा। रिसेंट आईएम इंजेक्शन लगाते हैं हम, आईएम इंट्रामस्कुलर, उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। मसल इंजरी अगर आपकी हुई है रिसेंट तो उसमें भी ज़्यादा रिस्क रहता है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ पैरालिटिक पोलियो। पैरालिटिक पोलियो के बहुत सारे टाइप्स हैं, देखिए एक टाइप है स्पाइनल पोलियो, ठीक है। स्पाइनल पोलियो एक टाइप है बल्बर पैरालाइटिक पोलियो एक टाइप है इनका मिक्स्ड। 3 टाइप हो गए, ठीक है। स्पाइनल पोलियो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बल्बर पैरालाइटिक पोलियो, ठीक है। 3 टाइप के हो गए एंड दोनों को मिक्स कर दें तो ये तीसरा टाइप बन जाता है। तो पैरालाइटिक पोलियो में ये टाइप्स में पहले हम पढ़ रहे हैं स्पाइनल पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 21 दिन, ठीक है। इसके अंदर स्पाइनल कोड अफेक्ट कर जाएगी, स्पाइनल कोड अफेक्ट करेगी। इसके अंदर जो सिम्टम्स है मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स आएंगे, मेनिंजाइटिस के सिम्टम मतलब ब्रेन को अफेक्ट करेगी, ठीक है। इसके अंदर मसल पेन होगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द करने लग जाएगा, ठीक है। फेसिकुलेशन मतलब क्या होता है, जो मसल्स है हमारी जो भी मसल्स होती हैं उनके अंदर स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। स्पाज्म आ जाएगा उनके अंदर, पैरास्थेसिया आ जाएगा। पैरास्थेसिया क्या होता है, टिंगलिंग, जैसे आपको कोई पिन चबाता है ना, पिन चबाता है उसे हम बोलते हैं टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन, पैरास्थेसिया आ जाएगा। एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस आपको फील होएगा, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जो मसल्स हैं वो उनका ऑर्डर क्या है अफेक्ट होने का, प्रोक्सिमल मसल जो होती है वो ज्यादा अफेक्ट होंगी देन डिस्टल मसल। प्रोक्सिमल मसल क्या होते हैं, मिड लाइन के पास, हमारे जो बॉडी मिड लाइन है उसके पास जो भी मसल्स हैं, ठीक है, वो होगी प्रोक्सिमल मसल। एंड बॉडी मिड लाइन के दूर जो मसल है उन्हें बोलते हैं डिस्टल मसल्स, ठीक है।
तो प्रोक्सिमल मसल ज़्यादा अफेक्ट करेंगे देन डिस्टल मसल्स, लेग मसल ज़्यादा अफेक्ट करेंगे देन आर्म्स मसल्स, ठीक है। बिगर मसल ऑफ हैंड ज़्यादा अफेक्ट करेंगे देन स्मॉलर मसल ऑफ हैंड। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है गाइस, ठीक है, स्पाइनल पोलियो में। नेक्स्ट हम बात करें बल्बर पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस। बल्बर पैरालिटिक मतलब यहाँ पर ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं, ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स अफेक्ट हो जाएंगे, और ब्रेन स्टेम न्यूरॉन अफेक्ट होंगे तो पैरालिसिस ऑफ मसल ग्रुप इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, ब्रेन स्टेम न्यूरॉन अफेक्ट करेंगे, और जो मसल्स ग्रुप है, जो क्रेनियल नर्व 9 से एंड 10 से, जो देखो वापस बता रहा हूँ, सॉरी, जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है और जो क्रेनियल नंबर 10 है, वहाँ पर उनका क्या हो जाता है, डिस्फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 10 क्या हो जाएंगी, डिस्फंक्शन हो जाएंगी, मतलब वो काम करना बंद कर देंगी, और उस वजह से जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है और 10 और जिन मसल्स को सप्लाई कर रही हैं वो मसल्स क्या हो जाएंगी, पैरालाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 जो है वो से हम बोलते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व आपकी माउथ है उस रीजन को सप्लाई करती है, माउथ। तो माउथ से जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे आपका सिक्रीशन, माउथ का जो सिक्रीशन है वो पुलिंग ऑफ सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। डिस्फेजिया, आप खा नहीं पाओगे, कोई भी चीज को आप खा नहीं पाओगे, ठीक है, तो डिस्फेजिया। नेजल स्पीच एंड डिस्पनिया, सांस नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो 9th और 10th नर्व, वेगस नर्व भी इफेक्ट करती है, ठीक। तो डिस्पनिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, एंड पुलिंग सिक्रेशन इन माउथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आपकी जो सर्कुलेटरी है एंड रेस्पिरेटरी है, सेंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है, जो ब्रेन जो है हमारा, जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, आपको पता है ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है बल्बर पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस में। अब ब्रेन जो है वो रेगुलेटरी सेंटर है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी, हमारा जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है वो कहाँ से रेगुलेट होता है, ब्रेन से। अगर ब्रेन डैमेज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा, उससे मोर्टिलिटी भी कह सकते हैं, मतलब इंसान जो है मर जाएगा। तीसरी वैरायटी है बल्बो स्पाइनल पोलियो। बल्बो स्पाइनल पोलियो में कॉम्बिनेशन होता है स्पाइनल कोड का एंड बल्बर पोलियो का, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, ये 3 सारी वैरायटीज कंप्लीट होगी। अब हम बात करते हैं पैरालिटिक पोलियो का क्या कोर्स है, ठीक है। अब 2 से 3 दिन तक पैरालिसिस रहेगा, 2 से 3 दिन तक पैरालाइसिस, लेकिन उसके बाद में पेन और टेंडरनेस डिक्रीज कर जाएगी। जो पेन है और टेंडरनेस है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज कर जाएगी? क्योंकि जो पैरालाइज्ड मसल हुए वो रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पैरालाइज्ड मसल होते हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? रिकवर स्टार्ट कर देते हैं। सम पैरालाइज्ड मसल रिकवर इन 6 से 9 मंथ, मैक्सिमम अप टू 2 ईयर, ठीक है। रिकवर स्टार्ट कर देंगे तो पेन एंड टेंडरनेस डिक्रीज हो जाती है बाद में। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। हमने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। जो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल है वो पाया जाता है। तो ब्रेन के अंदर डैमेज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी में भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज में हम देखें तो प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ डायफ्रागमेटिक एंड इंटरकोस्टल मसल्स, जो डायफ्रागमेटिक है आपका और इंटरकोस्टल मसल्स है उनका पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है, मेडुला, वो डैमेज हो जाएगा। मैंने बताया ना ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। ब्रेन डैमेज हो रहा है तो गाइज जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डैमेज होगा और रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यूरिनरी रिटेंशन, डिट्रेसर मसल पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक। जीआई इलियस, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलियस है, गैस्ट्रिक डायलेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो गैस फर्टिलिटी रेट है 5 से 10% है, मतलब 5 से 10% इंडिविजुअल्स मर जाएंगे। क्लियर गाइस? लैब डायग्नोसिस कैसे करें हम? स्पेसिमेन है थ्रोट स्वैब। थ्रोट जो है वो थ्रोट में इन्फेक्शन स्टार्टिंग से पहले दिन से ही आपको वायरस की पॉजिटिविटी मिलेगी अगर वायरस ने इन्फेक्शन किया है तो, ठीक है। कंफर्म कर लेंगे हम RT-PCR से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरोलॉजी की। सीरोलॉजी न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है, टाइप स्पेसिफिक P1, P2, P3, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर बन रही है तो हम एंटीबॉडी, सीरोलॉजी में क्या होता है, एंटीबॉडी अगर इन वायरस के खिलाफ आएगी, देखो कोई भी ह्यूमन है इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ वायरस का तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी डेवलप करेंगी ना, एंटीबॉडी डेवलप करेंगी वायरस के खिलाफ। अगर हम उन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा ना कि इन्फेक्शन हुआ है, तभी तो एंटीबॉडी डेवलप की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
सीरोलॉजी से कर सकते हैं, स्पेसिमेन के अंदर आरटीपीसीआर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक, जो भी जैसे आपका मसल्स स्पाज्म हो रहा है, ठीक है, वो उनको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे पेन रिलीवर्स हैं, पेन हो रहा है तो पेन रिलीवर्स दे सकते हैं, वेंटिलेटर्स दे सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बेड रेस्ट कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं कि प्रिवेंट हम कैसे करें, ओरल पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन को हम साक वैक्सीन कहते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को हम सेबिन वैक्सीन कहते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन होती है, जबकि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो सेबिन वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन होती है। क्लियर गाइस? तो ये सारी चीज़ें हुई, ये हमने पूरी चीज़ देखी समझी, ठीक है। पूरा वीडियो हुआ गाइस, होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। नोट्स चाहिए साफ सुथरी राइटिंग में तो आप अनुराग सैनी MBBS टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।